उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है भारत के लिए शुभ समाचार। तो शुभ समाचार में देखिए बात सबसे पहले समुद्र में चलाए गए राहत और बचाव मिशन की इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्र में हिचकोले खाती एक नाव को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसमें सवार सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया। कहां चलाया गया यह अभियान और कैसे बचाई गई मछुआरों की जान, सब बताएंगे आगे आपको। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। इसी के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में भी स्कीइंग करते युवाओं ने मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया। फर्स्ट टाइम वोटर्स को बढ़ चढ़कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। रोमांच के बीच जागरूकता अभियान की एक खूबसूरत तस्वीर जल्द होगी आपके सामने। देखिए, चुनावी दंगल में चाचा चौधरी की भी एंट्री हो चुकी है। तेज दिमाग के धनी चाचा चौधरी फेमस कार्टून कैरेक्टर हैं, जिनके साथ हमेशा साबू रहता है। ये किरदार सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी बहुत लुभाता है। इसलिए अब जो है वोट डालने की सीख भी चाचा चौधरी और साबू से मिलेगी। चुनाव आयोग ने लोगों को प्रेरित करने के लिए इन कार्टून कैरेक्टर को तैयार किया है, सहारा लिया है। क्या है पूरी खबर, आगे आपको बताएंगे। तो पुरानी फिल्मों के शौकीन के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बीते दौर की फिल्मों की सिनेमाघरों में वापसी हुई है। मतलब कुछ ऐसी फिल्में जिनके बारे में आपने और हमने सिर्फ सुना होगा, मगर अब इन फिल्मों को हम बड़े पर्दे पर भी देख सकेंगे। कैसे और कब आप इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, इसके आगे होगी बात। बिल्कुल गीतिका, देखिए शुभ समाचार में आपको आस्था और भक्ति के रंग भी आज हम दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान के करौली में भगवान की चूला झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। होली के मौके पर भगवान मदन मोहन, गोपाल जी, राधा और ललिता जी की मूर्ति को चांदी के झूले में झुलाया गया। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गुलमर्ग की खूबसूरत बर्फीली वादियों में, जहां बर्फ के बीच युवाओं को नए स्किल और नए हुनर को सीखने का जो है उन्हें मौका दिया जा रहा है। गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवा कैंप में स्कीइंग की नई टेक्निक सीख रहे हैं। बर्फीली वादियों में रोमांच की ऐसी तस्वीरें करगिल से आई हैं, जहां पहली बार मतदान करने के लिए युवाओं को जो है वो खास कैंप उनके लिए आयोजित किया गया है। इस खास पहल में युवा तिरंगे के साथ करतब करते नजर आए। बर्फ की मोटी चादर पर ये युवा तिरंगों को लहराते दिखे। स्कीइंग के जरिए तिरंगे के साथ ये प्रदर्शनी देखते ही बन रही है। वहीं दूसरी ओर हाथों में होर्डिंग लिए लोग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते भी दिखाई दिए। तो आप देख सकते हैं ये 7 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से गुलमर्ग की घाटी बर्फ की सफेद चादर से पटी हुई है। स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं यहाँ लोग, और साथ ही साथ यहाँ मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो देखिए, कश्मीर घाटी जो है इन दिनों बर्फ से गुलजार है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान यानी IISM गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवा जो है ट्रेनिंग लेने यहां पर पहुंच रहे हैं और स्कीइंग की बारीकियां सीखते हुए आपको नजर आएंगे। IISM दिसंबर से मार्च महीने के दौरान 6 कोर्स कराता है और 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। हर एक कोर्स 14 दिन का होता है। हर कोर्स में करीब 90 छात्र होते हैं, जिन्हें कई तरह की तकनीक सिखाई जाती है और बारीकियों से उनको समझाया जाता है कि कैसे बर्फ के बीच में आपको स्कीइंग करना है सुरक्षित रहते हुए। युवाओं का उत्साह देखते हुए आयोजनकर्ताओं का यह कहना है कि स्कीइंग को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आयोजन को न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए जरूरी इसको माना जा सकता है, बल्कि सैलानियों को आकर्षित भी खूब कर रहा है। ये खासकर अगर हम देखें तो बच्चे इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं। तो बच्चों में खासा जो जागरूकता भी देखने को मिलती है, इसके प्रति उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरीके से काया पलट हो चुका है और न सिर्फ पर्यटकों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा, बल्कि अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आपको नजर आएंगे। बकेट लिस्ट में था कि मैं स्कीइंग कभी करूं। कश्मीर में रह के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को करना चाहिए स्टार्ट।
तो मैंने बहुत लेट किया बट बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं विंटर्स में कभी नहीं आई थी तो मेरे को ये अलग ही दुनिया लग रही है। देखिए, दिस इज अ गॉड गिफ्ट इन गुलमर्ग, है ना। ऐसा डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है इंडिया में, ना फॉरेन में है। स्विट्जरलैंड बोलते हैं लेकिन हमारा गुलमर्ग स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत नहीं है ना। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ऐसे कैंप्स लगने चाहिए और इतने कैंप्स लगने चाहिए कि छोटे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। मजा आ रहा है स्कीइंग करने में, जैसे कि आपको पता है स्लोप जो है पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। अभी खेलो इंडिया भी है, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना। सब मैं कहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए, एक एक बार ट्राई करें, क्योंकि जो कश्मीर में है उनको भी मैं बुलाता हूँ कि आप आइए यहाँ पे, एक एक बार ट्राई करिए यहाँ पे आना कभी ना कभी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आना। और बर्फीली मैदान के बाद आपको लेकर चलते हैं 7 समंदर पार जर्मनी। वहां इन दिनों फूलों की बहार है क्योंकि वहां चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने लगे हैं। कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग ओलंपिक पार्क पहुंचे हैं और चेरी ब्लॉसम के साथ सेल्फी लेते नजर आए। हालांकि मौसम खराब था, फिर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। माना जाता है कि चेरी ब्लॉसम के साथ ही जर्मनी में बसंत की शुरुआत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ सिर्फ चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं और जो सैलानी हैं वो कितने खुश हैं इन फ्लावर्स को देख के। जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि जब चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तभी वहां स्प्रिंग का आगमन होता है। तो बेहद ही खूबसूरत ये नजारा आप देख सकते हैं। खुशियों से लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं इन फ्लावर्स के साथ और कितनी भारी मात्रा में लोग यहां पहुंचे हुए हैं इन फ्लावर्स को देखने के लिए। पूरी जो वादियां हैं वो चेरी ब्लॉसम के फूलों से खिली हुई हैं। और अब बात आस्था और भक्ति की कर ली जाए। राजस्थान के करौली में भगवान श्री कृष्ण के झूला झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। होली के पावन पर्व पर मदन मोहन जी मंदिर में भगवान का झूला झांकी के दर्शन होते हैं और परंपरा यही है कि भगवान मदन मोहन, गोपाल जी, राधा और ललिता जी की मूर्ति को चांदी के झूले में बिठाकर झुलाया जाता है। झूला झांकी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में होड़ देखने को मिली। वहां पर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के पहुंचने से आसपास के बाजारों में रौनक है, चहल पहल है। असल में साल में केवल 2 मौके ऐसे आते हैं जब झूला झांकी के दर्शन होते हैं। एक सावन के महीने में सावनी तीज पर और दूसरी बार होली के अवसर पर भगवान की झूला झांकी के दर्शन होते हैं। इन दोनों खास मौकों पर मंदिर को विशेष सजावट से सजाया जाता है। इसको दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो राजस्थान की झूला झांकी के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जश्न का माहौल है। कोल्हापुर के इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कार्यक्रम चालू है। राधा कृष्ण की ये मूर्ति भव्य और दिव्य है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर में खास भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ भारी संख्या में भक्त पहुंचे थे। देख सकते हैं पूरा मंदिर परिसर जो है भक्तों से खचाखच भरा हुआ है और सभी जो है वो राधा कृष्ण के भजन गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस्कॉन टेम्पल की, जहां राधा कृष्ण की आराधना करते हुए जो है वो भक्त दिख रहे हैं। तो देखिए, साल होली के दिन साल का पहला ग्रहण लगा। चंद्र ग्रहण के बाद अब नवरात्र के मौके पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लगभग 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। सूर्य ग्रहण को लेकर नासा ने भविष्यवाणी की है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान काफी अंधेरा दिखने वाला है। एक समय स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो जाएगी जब दिन के वक्त ऐसा नजर आएगा जैसे रात या कहीं शाम हो गई हो। लगभग 15 दिन बाद फिर लगेगा ग्रहण। चांद के बाद सूरज को लगने वाला है ग्रहण। लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के मौके पर लगने वाला ये ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यानी इस दौरान सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बनेगी
कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देगा और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, जिस वजह से कुछ इलाकों में दिन में अंधेरा भी हो सकता है। 8 अप्रैल 2024 को रात 9:12 बजे प्रारंभ होगा। ग्रहण का समापन रात्रि 1:20 पर हो जाएगा। भारत के लिए कुछ मायनों में ये स्थिति उतनी खराब नहीं रहेगी जितनी विदेश के लिए दिखाई देती, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव दोनों ग्रहण जो पड़े, चंद्र ग्रहण पड़ा 25 तारीख को और अभी जो 8-9 तारीख को 8 और 9 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, दोनों के दोनों बाहर ही पड़ रहे हैं। उसका भारत में कहीं भी ये दोनों ग्रहण दृश्य नहीं रहने वाले, तो इसका प्रभाव बड़ा विचित्र होगा भारत में। अब देखें किस प्रकार से रशिया इत्यादि की स्थिति चल रही है यूक्रेन के साथ, वहां पर यदि हम आगे बात करें तो इस्लामिक देशों में क्या स्थिति चल रही है, और आने वाले समय में अमेरिका में इलेक्शन भी हैं। तो हमें दिखाई देता है कि और अभी कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से ट्रंप ने जो बात बोली थी खून खराबे की बात, तो वो स्थिति दिखाती है कि अशांति का वातावरण, ग्रहण का वातावरण जो है, ग्रहण का प्रभाव जो है पूरे विश्व में प्रभाव पड़ने वाला है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो सालों में एक बार होती है। इस बार ये मौका लगभग 50 साल बाद आया है, जब लगभग 7.5 मिनट तक सूर्य ढका रहेगा। ये काफी लंबा ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण अब साल का पहला सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को आने वाला है, ये हम भारत से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसकी बेल्ट है, जिस एरिया पे, जिस बेल्ट पे ये ग्रहण जो है वो चालू होगा, दिखाई देगा, वो अमेरिका, टेक्सास और मैक्सिको की बेल्ट है। तो उस तरफ की कंट्रीज में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये टोटल इक्लिप्स है। साल का ये पहला जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है और ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये भारत से नहीं है, तो इतनी ज्यादा खास तैयारी तारामंडल की तरफ से नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अलग समय रहेगा। क्योंकि अमेरिका है तो उस समय वहाँ सुबह रहेगी, यहाँ रात रहेगी, ये मिडनाइट में रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह देखा जा सकेगा। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, लेकिन क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो भारत में सूतक काल भी नहीं लगेगा। ऐसे में सवाल ये कि हम पर सबसे बड़े ग्रहण के कालखंड का क्या असर पड़ेगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आकाशीय पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, स्थितियों का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण से राहु जिस प्रकार से सूर्य का खग्रास करता है, ग्रहण लगाता है, तो उसके प्रभाव सूर्य पर पड़ता है और उसके अनुसार से उसकी छाया जो है सूर्य पर पड़ने के कारण से वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर एक छाया आच्छादित हो जाती है। उसका प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आकाशीय घटना तो है ही है, लेकिन ज्योतिष ने पराविद्या के अनुसार से इसका एनालिसिस इस प्रकार से करने का, समझने का प्रयास किया कि कोई भी खगोलीय घटना है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। जैसे एक मान के चले कि सूर्य का ही प्रभाव है, प्राकृतिक घटना है कि दिन भी होती है, रात भी होती है, लेकिन उसका पूरे जीव पर, हर जगह, पेड़ पौधे, हर व्यक्ति पर प्रभाव होता है। अगर हम ऐसा कहें कि ग्रीन हाउस जो सूर्य फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, तो सूर्य के कारण से ही होता है। तो वो उस प्रकार से सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये तो प्रभाव हुआ सामने का, लेकिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्योतिषीय अध्ययन से, ग्रहों के परिवर्तन से उसको अध्ययन कर बहुत सुंदर तरीके से उसको उपस्थित किया गया है भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंतर्गत। ग्रहण का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। ज्योतिषीय लिहाज से यह हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। ऐसे में किन बातों का रखें ध्यान, वो भी जान लीजिए। ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य न करें, किसी भी मांगलिक कार्य का संकल्प न लें, धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण रूप से वर्जित, खाने के सामान में तुलसी दल रखें और ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करें। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है, और ज्योतिषीय ग्रहों की युक्ति और साथ में ग्रहण अनहोनी का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग उपस्थित करता है। मंगल शनि का टकराव जो है, एक युति जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है। तो आने वाले समय में करीब 45 दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जप, तप और ध्यान की महिमा हमारे पुराणों में बताई गई है। ऐसे में अगर भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, तब भी हम जप, तप, दान, ध्यान और पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज भी देश के कई हिस्सों में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के साथ होली खेली। परंपरागत भगवान के साथ होली का पर्व मनाया गया
और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, क्योंकि कई जगह आज भी होली मनाई जा रही है। कल भद्रा के कारण कई लोगों ने होली नहीं मनाई, तो कुछ लोग आज होली मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल होली मनाई थी। और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, हिम्मत, साहस और जुनून की तस्वीरें। अब आपको समुद्र में रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने पोरबंदर के पास 5 मछुआरों को रेस्क्यू किया। दरअसल पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव समंदर में लहरों के बीच फंस गई थी, जिसे बचाने के लिए तटरक्षक बल के जवान वहां पर पहुंचे और पोरबंदर से 50 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चलाया। फिर ये जवान मछली पकड़ने वाली एक नाव से 5 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। ये मिशन इतना आसान नहीं था, काफी चुनौतियां इसमें थी। बोट के अंदर पानी घुस चुका था। मोटर के जरिए धीमे धीमे पानी को बाहर न सिर्फ निकाला गया, बल्कि सभी मछुआरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम सुरक्षा करते हैं, उसी भारतीय तटरक्षक बल के जवान पोरबंदर में मछुआरों के लिए देवदूत बने। दरअसल रविवार को आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को सूचना मिली कि पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव प्रेम सागर समंदर की लहरों में फंस गई है। लिहाजा मछुआरों की मदद के लिए आईसीजी जहाज C-16 को तुरंत पोरबंदर से रवाना किया गया। वहां पहुंचकर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और 5 मछुआरों को सही सलामत वापस ले आए। इससे पहले भी 20 मार्च को भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने कर्नाटक के कुंडापुरा में 8 मछुआरों की जान बचाई थी। उन मछुआरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जवान उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उनकी नाव समुद्र की लहरों में हिचकोले खा रही थी। समंदर में बाढ़ के पानी का उफान था। लहरों की चोट से नाव टूट चुकी थी, लेकिन खतरे की सूचना मिलते ही ऐन वक्त पर भारतीय तटरक्षक जहाज राजदूत मदद के लिए मौके पर पहुंचा और नाव में सवार 8 लोगों की जान बच गई। बाद में टूटी नाव और उसमें सवार लोगों को बड़ी बोट IFB गोल्ड फिश से गंगोली बंदरगाह की ओर रवाना कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वोट फॉर गुड की कर लेते हैं। चुनावी दंगल में चाचा चौधरी की भी एंट्री हो चुकी है। चाचा चौधरी का किरदार सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। इसलिए अब जो है वोट डालने की सीख भी चाचा चौधरी और साबू से मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को प्रेरित करने के लिए इन कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा लिया है। चाचा चौधरी और साबू का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है और अब यही कार्टून कैरेक्टर लोगों को मतदान की अहमियत समझाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने चाचा चौधरी और साबू की एक कॉमिक बुक तैयार की है। इस किताब से स्कूल के बच्चों को समझाया जाएगा और उनके जरिए उनके घर के वोट देने वाले लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। ये एक संकल्प पत्र यहाँ से डिजाइन किया गया है सीओ यूपी ऑफिस से, एंड उसका पर्पस ये है कि जो हम लोग ने इस बार एस्पिरेशन की है कि यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम से कम 70% पहुंचे। जैसे कि पुराने सालों में या पिछले सालों में कुछ गैप ज्यादा रहा है यूपी के पोलिंग परसेंटेज और नेशनल पोलिंग परसेंटेज में, सो उसको कवर अप करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक बुक में वोटर्स रजिस्ट्रेशन, सिविजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और कैंडिडेट ऐप के बारे में जानकारी होगी। कॉमिक्स में चाचा चौधरी और साबू अलग अलग कहानियों के जरिए वोटर्स को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के त्योहार में भाग लेना कितना जरूरी है। यही नहीं, इस बार यूपी के सरकारी बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूकता मुहिम में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्म आयोग की तरफ से शिक्षा विभाग को भेजा गया है, जिसमें बच्चे की तरफ से मम्मी पापा को वोट डालने की अपील की गई है। वहीं माता पिता के लिए भी एक संकल्प पत्र है, जिसे भरकर उनको अपने बच्चों के स्कूल में भेजना है।
बेसिक स्कूल्स में चूंकि हमारे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास बच्चों की संख्या है, 1.9 टू बी स्पेसिफिक। तो उसमें उनसे ये टीचर्स को और बेसिक शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये जो संकल्प पत्र भेजा गया है, उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इसमें जो हमारी एक डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग होगी तो हमारा फ्यूचर और स्ट्रांग होगा और सिक्योर होगा। तो वो उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि आप जो है अपना वोट एक्सरसाइज जरूर करें। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की है। आयोग की कोशिश है कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट करें। चुनाव आयोग वोटिंग के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 58.44% था और 2019 की बात करें तो यूपी में 59.21% मतदान हुआ था। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग न सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा ले रहा है, बल्कि घर के छोटे सदस्यों को इस मुहिम में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे भावी नागरिक अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और अपने बड़ों को भी प्रेरित कर सकें। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लद्दाख के करगिल में, जहां पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए खास कैंप का आयोजन किया गया है। इस खास पहल में युवा तिरंगे के साथ करतब करते नजर आए। बर्फ की मोटी चादर पर ये युवा तिरंगे को लहरा रहे हैं। स्कीइंग के जरिए तिरंगे के साथ ये प्रदर्शनी देखते ही बन रही है। वहीं दूसरी ओर हाथों में होर्डिंग लिए लोग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बर्फ के बीच मतदान के लिए जागरूकता का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। देखिए किस तरह से स्कीइंग करते हुए लोग हाथों में मतदाता को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मतदान करें, और हाथों में तिरंगा लिए ये युवा बड़ी ही खुशी के साथ स्कीइंग करता तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये तिरंगे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मई को पोलिंग हमारा होने वाला है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो वोटर एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम हमने लिए हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनके लिए कॉलेजेस में हमने स्पेशल इवेंट कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे भी इथिकल वोटिंग को एक मैसेज देने के लिए हमने वोटर अवेयरनेस फोरम्स के माध्यम से इवेंट्स अभी किए जा रहे हैं। और आगे जाके हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर एक पंचायत, हर एक पोलिंग बूथ को हम टच करेंगे वहाँ पे। आज भी हमने जो स्कीइंग का कोर्स टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ हमने एक स्वीप का मैसेज भी दिया है। बहुत सारे यंग वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। 2024 का मैं फर्स्ट वोटर हूँ और 2024 के फर्स्ट वोटर से यही बोलना चाहता हूँ कि अपने फर्स्ट वोट अपने देश के लिए दे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाए। क्या आपको पुरानी फिल्में देखने का शौक है? कुछ ऐसी फिल्में जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना है और आप उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। ऐसे दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में इन दिनों खास तैयारियां की जा रही हैं। त्योहारों का मौका हो या फिर वीकेंड, पीवीआर में पुरानी फिल्मों को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। इसमें 90 के दशक की सुपरहिट फिल्में भी हैं। सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज हो रही हैं पुरानी फिल्में। वो फिल्में जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना भर है या फिर अगर टीवी पर देखी है और बड़े पर्दे पर इसे दोबारा देखना चाहते हैं, या फिर उस दौर में बड़े पर्दे पर देखी है और एक बार फिर से उन लम्हों को जीना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं की हिट फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। बड़े बड़े सिनेमा घर एक बार फिर से पुरानी फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं। दरअसल पुरानी फिल्मों का क्रेज ही कुछ ऐसा था। फिल्में जब पर्दे पे लगना बंद हो गई तो लोगों ने इसे टीवी पर देखना शुरू कर दिया। टीवी पर दिखाना पे जब इसे बंद कर दिया गया तो लोग यूट्यूब के सहारे इन फिल्मों को देखने लगे। लोगों की पसंद और उनके प्यार को देखते हुए पीवीआर भी अब इन फिल्मों को एक बार फिर से रिलीज कर रहा है। इस शो का नाम दिया गया द नॉस्टैल्जिक बैनर और इसके तहत कई फिल्में रिलीज की जा चुकी हैं। आगे भी प्लानिंग है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं है बल्कि इसमें इंग्लिश भी है। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा है और वो बड़ी फिल्म थी तो उसको भी रिलीज किया जा रहा है। लोग इसे काफी प्यार कर रहे हैं। मतलब अपनी मनपसंद फिल्मों को आप बड़े पर्दे पर एक बार फिर देख सकेंगे, चाहे वो शाहरुख खान की बाजीगर हो या फिर उस दौर में अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या देवानंद साहब की सुपरहिट फिल्में। क्योंकि अब सिनेमा घरों में रेट्रो सिनेमा का कॉन्सेप्ट काम कर गया है। लोग थीम बेस्ड शोज देखने के लिए एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। पिछले दिनों बच्चन बैक टू द बिगनिंग, दिलीप कुमार हीरो ऑफ हीरोज,
देवानंद, 800, फॉरएवर यंग और वैलेंटाइंस वीक जैसी थीम पर दिखाई गई फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। मेट्रो फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, जिसमें बाजीगर, मैं खिलाड़ी को अनाड़ी और खिलाड़ी जैसी फिल्में दिखाई जा रही है। आई थिंक ये बहुत एक तो बहुत अच्छा ये एक इनका इनिशिएटिव है मल्टीप्लेक्सेस का, कि पुरानी फिल्मों को लाने का और ठीक ठाक दाम पे लोगों को दिखाने का। तो बहुत मजा आता है वो पुराने मोमेंट्स रिलीव करने में, और इस तरह के जो सिनेमैटिक जेम्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, स्पेशली 80s और 90s, जो कि मल्टीप्लेक्सेस में बड़ी स्क्रीन पे लोगों ने नहीं रिलीव किए वो मोमेंट्स, तो उसके लिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। आई थिंक ये चलता रहना चाहिए, और इसमें ना कि सिर्फ ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है, आई थिंक जो अंडररेटेड जेम्स हैं वो भी दिखाई जाने चाहिए। जैसे कि आई थिंक शाहरुख की कभी ना किसी ने नहीं देखी होगी, कभी ना एक फिल्म आई थिंक जो जरूर आनी चाहिए थिएटर्स में। सिनेमा घरों की ये पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। कोई धुंधली पड़ चुकी यादों को फिर से समेटना चाहता है, तो कोई पुरानी फिल्मों को पर्दे पर देखकर उस दौर को समझना चाहता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्में टीवी या यूट्यूब चैनल पर देख तो ली है, लेकिन उन फिल्मों को एक बार फिर से स्क्रीन पर देखकर तसल्ली करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि वो मूवीज जो हम बड़े पर्दे पे रिलिव करेंगे दोबारा से देख के। सो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके, और लुकिंग फॉरवर्ड कि कब वो मूवीज रिलीज होंगे और हम उन्हें देख पाए। इट्स लाइक यू आर ट्रैवलिंग बैक टू द टाइम, और आप वही एम्बियंस क्रिएट कर रहे हो, उसी टाइम पे आप एक बार और जी पा रहे हो। दैट्स अ लग्जरी है नाउअडेज। तो अगर वो मिल पा रहा है, इट्स सो गुड। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस लवली थिंग, एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छा एक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। और जैसे अमर अकबर एंथनी, ये मतलब जितनी भी अमिताभ बच्चन की मूवी है या सुनील दत्त की मूवीज है, दिलीप कुमार की है, आई हैव ऑल सीन प्रीवियसली। अब दोबारा से ये बड़े पर्दे पे आएंगी तो हो सकता है जब देखेंगे तब पता लगेगा। अभी देखी नहीं है ऐसे पुरानी मूवीज, देखेंगे तो फिर तब पता लगेगा उसका रिएक्शन क्या है, कैसा लग रहा है। तो कुछ घंटों के लिए ही सही, अगर आप भी गुजरे वक्त को दोबारा जीना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे कलाकारों के अभिनय का जादू बड़े पर्दे पर महसूस करना चाहते हैं, तो नजर बनाए रखिए। आपकी मनपसंद फिल्म किसी भी वीकेंड पर्दे पर आ सकती है। नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। भारतीय शादियां विदेशी पर्यटकों के लिए नई टिकट वेडिंग हो गई हैं, क्योंकि विदेशियों को भारतीय शादियां पसंद आ रही हैं। यकीनन ये सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ समय से हकीकत में लगातार हो रहा है। दरअसल भारत में कुछ वेडिंग कपल्स अपनी शादी की हर रस्म को पूरे तामझाम के साथ कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें खास तौर से ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार्टअप का फोकस भारतीय शादियों पर है, जिसके जरिए कई दिनों तक चलने वाली भारतीय शादी के जश्न में विदेशी मेहमानों को इनवाइट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय शादियों को ग्रेट इंडियन वेडिंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ शादियाँ बेहद भव्य और रंगीन होती हैं। शादी ब्याह की हर रस्म पर दिल खोलकर खर्चा होता है, और यही वजह भी है कि इस अनूठी और समृद्ध संस्कृति को पास से देखने के लिए विदेशी भी अच्छे खासे पैसे खर्च कर यहाँ आते हैं। पूरी शान शौकत के साथ भारतीय परिधानों में सजे धजे ये विदेशी मेहमान दीवानों की तरह झूमते नाचते नजर आते हैं। शादी में इनवाइटेड इन विदेशी मेहमानों को वेडिंग टूरिस्ट कहा जाता है। वेडिंग टूरिज्म यानी भारत में विदेशियों के बीच एक नया टूरिज्म कॉन्सेप्ट, जहां विदेशी भारी भरकम खर्चा कर वेडिंग टूरिस्ट बनते हैं और भारतीय शादियों की शान शौकत को फुल एंजॉय करते हैं। वेडिंग टूरिस्ट का ये ट्रेंड भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। शादी की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां काजोल और वरुण नाम के दुल्हा दुल्हन की वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए एमिली नाम की ये विदेशी मेहमान आईं। एमिली अमेरिका से भारतीय शादी की रस्मों और मौज मस्ती को करीब से जानने के लिए बेताब थीं। बस इसी ख्वाहिश ने एमिली को बना दिया वेडिंग टूरिस्ट।
वरुण और काजोल की शादी में पंजाबी और राजस्थान के कल्चर का तड़का देखने को मिला। राजस्थान जहां परंपरागत परिधान और सभ्यता संस्कृति के लिए दुनिया में मशहूर है, तो वहीं पंजाबी समाज अपने गीत संगीत और भांगड़ा के साथ खान पान को लेकर भी काफी वोकल रहा है। आज जहां इस तरह की ग्रैंड मैरिज सेलिब्रेशन का खर्चा 60 लाख रुपए के आसपास रहता है, तो ऐसे में दुल्हन काजोल को भी वेडिंग टूरिज्म का अनोखा आइडिया सूझा। दरअसल काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी, जिसमें उस वेबसाइट के लिंक पर विदेशियों के लिए भारतीयों की शादी को अटेंड करने का एक अनोखा आइडिया परोसा जा रहा था, ताकि ऐसी शादियों में शरीक होकर विदेशी भारत की संस्कृति और परंपरा साथ ही रीति रिवाज को करीब से जान पाएं। वेडिंग टूरिस्ट नाम से शादी में शामिल हो रहे इन विदेशियों को काफी खर्च करना होता है। I saw a reel on Instagram and then I googled about it and I liked the idea. Foreigners are coming to your wedding, attending your wedding, getting to know about your culture, seeing everything, rituals and customs. And on the other side, you are making some money out of it, which will help you to sponsor the wedding. दरअसल इस वेडिंग सीजन में करीब 2000 शादियों को होस्ट करने वाली वेबसाइट जॉइन माई वेडिंग ने दुल्हा दुल्हन के लिए मैच मेकर की भूमिका अदा की। ये तो वही वाली बात हुई ना कि हींग लगे न फिटकरी, रंग भी आए चोखा, यानी आपका काम भी हो जाए और पैसा भी इतना खर्च न हो। शायद कपल्स भी आज इसी सोच के साथ शादी रचा रहे हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सगाई और शादी के फेरे तक सारी रस्में पूरे तामझाम के साथ हो रही, मगर उसका खर्चा दूसरों की जेब से निकलवाया जा रहा है। भारतीय शादी में एमिली जैसी टूरिस्ट ने इनविटेशन मिलने के बदले में एक तयशुदा रकम का भुगतान किया। And then more and more people tell us that they searched for it. So they Google search, how can I attend an Indian wedding? Because it is a thing now. And we rank really high on the keywords or key term. भले ही बाहर के देशों में वेडिंग टूरिस्ट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, मगर भारत में जहां ये कल्चर अब युवाओं को ज्यादा आकर्षित कर रहा है, तो वहीं काजोल वरुण की शादी में अमेरिका से आई एमिली के लिए पंजाब और राजस्थान के इस कॉम्बो कल्चर को करीब से महसूस करना काफी एक्साइटमेंट भरा रहा। Most obvious difference is the degree of the wedding. U.S. weddings are mostly a single day, a single evening, or daytime. I think it's part of the culture in India to make family such a big part. They're not just there attending; they are there to join. भारतीय शादियों को लेकर विदेशियों का आकर्षण, दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तान की धरती सभ्यता, संस्कृति, रस्मों रिवाजों की धरती रही है, लेकिन वही प्राचीन रस्मों रिवाज आज विदेशियों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं। वेडिंग फैमिलीज को इसका फायदा भी मिल रहा है। भारी भरकम खर्चे का बोझ घराती और बाराती की जेब पर थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए आजकल युवा जोड़े अपनी शादी का टिकट लगा रहे हैं। बेशक वेडिंग टूरिज्म के जरिए वेडिंग कपल्स अपनी शादियों में विदेशियों को इनवाइट करके अपनी शादी का खर्चा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी टूरिस्ट भी भारतीय शादियों की रीति रिवाजों को बेहद नजदीक से समझ पा रहे हैं। जैसिका गोयल, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत।